जो भूतपूर्व अध्यक्ष हुए हैं उनको अगर बढ़ाने का या उनको बचाने का भी हमने काम किया है। कुमार सर इसके साक्षी है। तो जब हमने देखा 15 साल पहले देखा कि जो संगठन उद्देश्य और विचारधारा के साथ में जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमने फील्ड में लोगों को तैयार किया था उद्देश्य और विचारधारा के लिए, और जब हमने देखा कि एक व्यक्ति उस संगठन को व्यक्ति केंद्रित बना रहा है, जो संगठनात्मक मानवीय मूल्य है उनको ही पैर में कुचल रहा है, उद्देश्य और विचारधारा को सूली पर चढ़ा रहा है, तब हमने 15 साल के पहले इस संगठन से बाय बाय कर दिया था। जो व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझ रहा है, एक समय था कि उसको निकाल दिया गया था। उसको बचाने के लिए हम आपस में टेलीफोनिक चर्चा भी करते थे, हाथ जोड़कर खिला करते थे वो लोग कभी, जो आज अपने आप को तानाशाह कहेंगे, एक संगठनात्मक तानाशाह, बल्कि उन्होंने शिक्षा के भी अधिकार से वंचित किए। उसके लिए उन्होंने कानून बनाया, न शुद्राय मतिदध्यात्म नोच्छिद्ध कानून बनाया, और उसका ये परिणाम हुआ कि 2000 साल तक किसी ने भी विद्रोह, एक बहुत बड़ा जो आंदोलन खड़ा करना चाहिए था, वो आंदोलन भारत में खड़ा नहीं हुआ। बुद्धा ने जो आंदोलन खड़ा किया था, या बुद्धा ने जो नए विचारों का सूत्रपात किया था, और उन विचारों के कारण इस भारत में जो ज्ञान और विज्ञान का विकास हुआ था, तो भारत बहुत ज्यादा प्रगतिशील देश था। बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि उस समय भारत का जीडीपी 31% था। अंग्रेज आए और अंग्रेज ने 18वीं सदी में हमारे लोगों को एजुकेशन दिया। उस एजुकेशन के कारण राष्ट्रपिता महात्मा फुले जैसे लोगों ने मैक्सिम गार्की को पढ़ा, हेगेल को पढ़ा, उन्होंने टॉलस्टॉय को पढ़ा। लगभग 350 बच्चे हमारे एरिया से उस स्टडी सेंटर से गए हैं, और विश्वास कीजिए 350 बच्चों में से लगभग 150 बच्चे ऐसे हैं जो फुले आंबेडकरी विचारधारा का प्रचार और प्रसार करते हैं, और ओबीसी के। आपको यकीन नहीं आता होगा, तो मैंने इस साल इस अधिवेशन में, क्योंकि मेरा पहला अधिवेशन है 2009 के बाद में, तो जो मेरे साथ में स्टूडेंट आए हैं सारे के सारे ओबीसी के स्टूडेंट हैं कुमार सर, और सारी की सारी लड़कियां हैं। जो भी सर्विस में जाने वाले नई पीढ़ी है, वो सर्विस में जाने वाली नई पीढ़ी केवल ब्राह्मणी व्यवस्था के हाथ मजबूत करने का काम करते हैं, उन्हीं के व्यवस्था को मानते हैं। अगर आप ऐसी बातों को रोकना चाहते हो तो दिल पर हाथ रखकर ये काम करो। उसके लिए थोड़ा बहुत आपको कीमत चुकाना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ विचारधारा भी उनके अंदर डालने का प्रयास करो। कि पिछले 2009 से लगभग 15 साल पहले से मैंने कोई कार्यक्रम बामसेब का किया नहीं, वरना फील्ड वर्क में बहुत जाते थे। कुमार सर इसके साक्षी है। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घर वापसी का जो कार्यक्रम है वो मेरे लिए लागू हुआ है, क्योंकि 15 साल पहले मतलब 96 से हम बामसेब का काम करते थे। बहुत फील्ड में जाकर 5-5 दिन बाहर रहकर हम काम किए हैं। जो भूतपूर्व अध्यक्ष हुए हैं उनको अगर बढ़ाने का या उनको बचाने का भी हमने काम किया है। कुमार सर इसके साक्षी है। तो जब हमने देखा 15 साल पहले देखा कि जो संगठन उद्देश्य और विचारधारा के साथ में जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमने फील्ड में लोगों को तैयार किया था उद्देश्य और विचारधारा के लिए, और जब हमने देखा कि एक व्यक्ति उस संगठन को व्यक्ति केंद्रित बना रहा है, जो संगठनात्मक मानवीय मूल्य है उनको ही पैर में कुचल रहा है, उद्देश्य और विचारधारा को सूली पर चढ़ा रहा है, तब हमने 15 साल के पहले इस संगठन से बाय बाय कर दिया था। लेकिन अभी पता चला पिछले 7-8 महीने से कि कुछ लोग ऐसे बंदे लोग हैं जिनको पता नहीं, और उन्होंने एक बगावत की, उन्होंने एक विद्रोह किया, और उद्देश्य और विचारधारा को लेकर एक नए संगठन के साथ में चलने का प्रयास किया। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि चलो हमने भी अभी घर वापसी करना चाहिए। साथियों, यह जो विषय है, इस विषय के कॉज एंड इफेक्ट्स के बारे में, इसके कारण और परिणामों के बारे में, जो वर्तमान में परिणाम हो रहे हैं उसके बारे में सविस्तर कंक्लूजन में कुमार सर इसको रखेंगे। मैं इसके जो उपाय है, मैं कुछ 1-2 उपाय पर बात करना चाहता हूं। वो इसलिए करना चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों के साथ में, अपने स्टूडेंट के साथ में यहां आया। ये क्यों रखा गया है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्यों रखी गई है, इस पर भी कुमार सर बहुत ज्यादा बात करेंगे। मैं केवल संक्षिप्त में इसके उपाय पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि चिट्ठी से डरता हूं।
बामसेब का कार्यकर्ता होने के नाते। साथियों, एक बात, ये उपाय पर बात करने के पहले ही मैं कुछ एक बात करना चाहता हूं। बुद्धा ने जो आंदोलन खड़ा किया था, या बुद्धा ने जो नए विचारों का सूत्रपात किया था, और उन विचारों के कारण इस भारत में जो ज्ञान और विज्ञान का विकास हुआ था, तो भारत बहुत ज्यादा प्रगतिशील देश था। बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि उस समय भारत का जीडीपी 31% था। उस समय जो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और उज्जैनी जैसे विश्वविद्यालय थे, यह तो विश्वविद्यालय थे, लेकिन मैं इतिहास का विद्यार्थी होने के कारण भी एक बात को जानता हूं कि कई ऐसे छोटे रीजनल यूनिवर्सिटियां भी हुआ करती थी। मैं जिस रामटेक कॉलेज में पढ़ाता हूं, उस रामटेक कॉलेज में एक भगना अवशेष में एक यूनिवर्सिटी है। 3 किलोमीटर विस्तार उसका फैला हुआ है। केवल हमारे लोगों को इतनी ही जानकारी है कि केवल नालंदा हुआ करती थी, उज्जैनी हुआ करती थी, तक्षशिला, विक्रमशिला हुआ करती थी, लेकिन कई रीजनल यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी। जैसे वर्तमान में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, या जेएनयू है। जैसे कि हमारे सर यादव सर जो जेएनयू से पढ़े हैं, ये बड़े यूनिवर्सिटियां हुआ करती है, लेकिन नागपुर जैसी भी एक यूनिवर्सिटी है, अमरावती जैसी भी एक यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे ढेरों यूनिवर्सिटियां हुआ करते थे। उस समय बुद्धा ने जो विचारों का सूत्रपात किया था और ज्ञान और विज्ञान का विकास हुआ था, तब मानवीय मूल्यों की इस देश में स्थापना हुई थी। सभी लोग समान थे, सभी लोग सुखी थे, सभी लोग समाधानी थे। भारत में दूसरे विश्व के लोग भारत में एजुकेशन लेने के लिए आते थे। बुद्धा के उन नवीन विचारों के सूत्रपात के कारण ये ज्ञान और विज्ञान का विकास हुआ और उसके परिणाम हुए। ब्राह्मणों ने प्रतिक्रांति किए पुष्यमित्र शुंग के माध्यम से, और प्रतिक्रांति करने के बाद में उन्होंने हमारे लोगों को न केवल शिक्षा के अधिकार से वंचित किया, न केवल शस्त्र धारण करने के अधिकार से वंचित किया, बल्कि उन्होंने शिक्षा के भी अधिकार से वंचित किया। उसके लिए उन्होंने कानून बनाया, न शूद्राय मतिदध्यान्न नोच्छिट्ट नविहविकृतम, कानून बनाया, और उसका यह परिणाम हुआ कि 2000 साल तक किसी ने भी विद्रोह, एक बहुत बड़ा जो आंदोलन खड़ा करना चाहिए था, वो आंदोलन भारत में खड़ा नहीं हुआ। हमारे लोगों ने अनुभव ज्ञान से हमारे लोगों को विचार देने का प्रयास किया। संत नामदेव से लेकर तो कबीर से लेकर तो रैदास से लेकर तो गुरु नानक से लेकर तो बहुत सारे हमारे संतों ने अनुभव ज्ञान से, वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, क्योंकि ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया था। मैं केवल एक बात यहां नोट करना चाहता हूं कि हमारे लोगों के द्वारा आंदोलन खड़ा क्यों नहीं हुआ। जो आंदोलन महात्मा फुले के समय में, जो आंदोलन बाबा साहब अंबेडकर के समय में, जो आंदोलन शाहू महाराज के समय में खड़ा हुआ, जिसको हम मास आंदोलन कह सकते हैं, जिसको हम ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ किया गया एक आक्रामक आंदोलन कह सकते हैं, वो आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हुआ। क्रांति हुई बुद्धा के माध्यम से, फिर प्रतिक्रांति की गई, शिक्षा के अधिकार से हमारे लोगों को वंचित किया और आंदोलन ही खत्म हो गया। महापुरुष निर्माण हुए, उन्होंने अनुभव ज्ञान से कुछ विचार हमारे लोगों को दिए, लेकिन ये एक ऐसा आक्रामक आंदोलन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ में, ये सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ में कोई आंदोलन खड़ा नहीं हुआ था। अंग्रेज आए और अंग्रेज ने 18वीं सदी में हमारे लोगों को एजुकेशन दिया। उस एजुकेशन के कारण राष्ट्रपिता महात्मा फुले जैसे लोगों ने मैक्सिम गार्की को पढ़ा, हेगेल को पढ़ा, उन्होंने टॉलस्टॉय को पढ़ा। बहुत सारे जो पाश्चात्य कंट्री के विद्वान थे, उन्होंने जो मानवीय मूल्य अपने किताबों में रचित किया था, लिखा था, उनको पढ़ा। उन्होंने समतावाद को पढ़ा, उन्होंने मानवतावाद को पढ़ा, उन्होंने विज्ञानवाद को पढ़ा, उन्होंने स्वतंत्रता को पढ़ा, न्याय को पढ़ा। तब महात्मा फुले ने, राष्ट्रपिता महात्मा फुले ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ में आंदोलन खड़ा किया। एहसास दिलाया शूद्रों को, एहसास दिलाया शूद्रों को कि तुम्हारी ये जो ऐसी अवस्था है, उसका मूल कारण कोई ईश्वर नहीं है, बल्कि इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था है। इस ब्राह्मणी व्यवस्था के कारण ही आप लोगों की ऐसी अवस्था खड़ी हुई है। इसलिए लोगों को तैयार किया।
अगर महात्मा फुले एजुकेशन नहीं लेते और वो जो विदेशी लोगों के माध्यम से दिया गया एजुकेशन नहीं लेते, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आंदोलन भारत में खड़ा नहीं हो पाता। बाबा साहब आंबेडकर ने उस विदेशी एजुकेशन को स्वीकार किया, लिया, पढ़ा और तब कहीं जाकर एक महान आंदोलन खड़ा किया। शिवाजी महाराज के समय में हम शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं। शिवाजी महाराज ने रैयत के आजादी के लिए बहुत कुछ प्रयत्न किया, लेकिन उनके समय में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ में आंदोलन खड़ा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? उसका मूल कारण यह है कि हमारे लोगों के पास में शिक्षा नहीं थी। वर्तमान में प्रतिक्रांति जिन लोगों ने किए थे पुष्यमित्र शुंग के माध्यम से और शिक्षा के अधिकार से ही हम लोगों को समाप्त कर दिया था, वर्तमान में जो प्रतिक्रांतिवादी लोग हैं उनके हाथ में भारत देश का नियंत्रण चला गया है। पूरी तरह नियंत्रण, एक अनियंत्रित नियंत्रण उनके पास में है। इसलिए वो ऐसे समय एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं जब कोरोना से, यादव सर ने बताया कि ऐसे समय में उन्होंने वो पॉलिसी लाया कि ताकि लोग आंदोलन खड़ा ना कर सके। इसके बावजूद भी वो 3 कानून में से किसान आंदोलन के खिलाफ में हमारे लोगों ने आंदोलन खड़ा किया। परिणाम था उस शासक जातियों के लोगों को वो बिल वापस लेना पड़ा। लेकिन जो शिक्षा का बिल है, उस शिक्षा के बिल के खिलाफ में कोई भी आंदोलन खड़ा नहीं हुआ। इसलिए वर्तमान में वो शिक्षा नीति लागू हो गई। महाराष्ट्र में भी वो शिक्षा नीति लागू हो गई। उसके क्या क्या परिणाम होंगे वो आप लोगों को कुमार सर बताएंगे। शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है ये केवल संक्षिप्त बात में रखा, केवल चिट्ठी आने के पूर्व मैं एक उपाय आप लोगों को बताना चाहता हूं। साथियों, 96 से हमने वामसेप में काम किया था। 96 से लेकर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। जो व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझ रहा है, एक समय था कि उसको निकाल दिया गया था। उसको बचाने के लिए हम आपस में टेलीफोनिक चर्चा भी करते थे, हाथ जोड़कर फिरा करते थे वो लोग। कभी जो आज अपने आप को तानाशाही कहेंगे, एक संगठनात्मक तानाशाह। 2015 से हमने काम 2009 से हमने काम छोड़ दिया था, लेकिन आइडियोलॉजी थी, वामसेप की एक विचारधारा थी। तो हमने क्या किया, अगर वामसेप के काम नहीं हो रहे तो एक स्टडी सेंटर स्थापन किया। प्रारंभ में एक स्टडी सेंटर स्थापन किया। उस स्टडी सेंटर में SC ST OBC के बच्चों को बुलाया। स्टडी सेंटर मतलब सर्विस के लिए जो स्पर्धा परीक्षा होती है वो। मैं थोड़ा सा एक उपाय बता रहा हूं, आप भी इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे और वैसा अमल करने का प्रयास करेंगे, ऐसी गुजारिश करता हूं। वो स्टडी सेंटर के बाद में फिर लड़कियों का स्टडी सेंटर, फिर 2-4 स्टडी सेंटर बना दिए। वहां किराए से रूम लिए, स्वयं उनके लिए किताबें लिए, उनके लिए क्लासेस की जो व्यवस्था है सारे कुछ हमने किए। लेकिन मात्र वहां बच्चे आएंगे और केवल सर्विस पर जाएंगे और अपने बीबी बच्चों का ही ध्यान रखेंगे, इसके लिए हमने वो नहीं किया। बल्कि हर 15 दिन में जो भी स्टडी सेंटर में बच्चे आते थे SC ST OBC के, उन बच्चों के लिए हर 15 दिन में हमने एक विषय डिजाइन किया। वो विषय हमारे महापुरुष से संबंधित होता था। वो विषय एक वर्तमान का ज्वलंत विषय होता था, ताकि उस विषय की जानकारी बच्चों को मिल सके। RSS के लोग 5-5 साल के बच्चों के हाथ में डंडा देते हैं और उनको अपने वो संघ में बुलाते हैं। हमारे लोग कोई ऐसा काम नहीं करते। हमारे लोग डायरेक्ट उन पर अटैक करते हैं कि तुम्हारे देवी देवता ऐसे है, उनकी ऐसे है। हमारे लोग जुड़ नहीं पाते ना। RSS प्रारंभ से वो प्रयास करता है, लेकिन हमारे लोग ईमानदार है, काम करना चाहते हैं, लेकिन तरीके नहीं आते। मैंने ये सोचा कि चलो उन बच्चों को हम तैयार करते हैं। फुले शाह अम्बेडकरी उनको विचारधारा उनको बताते हैं, वर्तमान की जो उनकी समस्या है वो उनके सामने रखते हैं। साथियों, हाँ ये सच है कि उसके लिए भी हमको काम करना पड़ता है, बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ती है, लोगों का विरोध भी सहन करना पड़ता है, खर्चा भी करना पड़ता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे निकलते हैं। वर्तमान में 2009 से लेकर तो अभी तक कुमार सर लगभग 250 बच्चे हमारे एरिया से उस स्टडी सेंटर से गए हैं। और विश्वास कीजिए, 350 बच्चों में से लगभग 150 बच्चे ऐसे हैं जो फुले आंबेडकरी विचारधारा का प्रचार और प्रसार करते हैं। और OBC के, आपको यकीन नहीं आता होगा तो मैंने इस साल इस अधिवेशन में, क्योंकि मेरा पहला अधिवेशन है,
2009 के बाद में तो जो मेरे साथ में स्टूडेंट आए हैं सारे के सारे ओबीसी के स्टूडेंट हैं कुमार सर, और सारी की सारी लड़कियां हैं। आप उनसे चर्चा करो, ओबीसी की लड़कियां हैं जो एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल के वो ऑफिसर है। मुझे यकीन है कि अगर वो ऑफिसर नहीं बने तो भी तलाठी का पद कहीं गया नहीं है, मैं जानता हूं अच्छी तरह की तलाठी वो बन ही जाएंगे। आप उनके साथ में चर्चा करो, फुले आंबेडकरी विचारधारा की चर्चा करो और देखो कि उनमें क्या परिवर्तन हुआ है। अगर आप नई शिक्षा नीति का विरोध करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? जब तक आप लोगों को तैयार नहीं करते आंदोलन के लिए, जब तक इन नीतियों के खिलाफ में लोगों को तैयार नहीं करते, तब तक लोग तैयार होने वाले नहीं हैं साथियों। अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हो तो मैं जानता हूं कि भामसेप में सबसे ज्यादा हमारे टीचर ही रहते हैं। आप जिस गांव में रहते हो उस गांव में एक स्टडी सेंटर का निर्माण करो, वहां कुछ 10-20 हजार की किताबें लाओ और बच्चों के लिए काम करो। बच्चों को बहुत सारी जगह निकलती है, ये बात सच है। ये आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि जो सरकार यहां बैठी हुई है वो सर्विस के दरवाजे बंद करना चाहते हैं, इसके बावजूद भी बहुत सारी जगह निकल रही है। अगर उनके लिए आप काम करते हो और निरंतर फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा उनके अंदर डालने का प्रयास करते हो तो एक बात ध्यान में रखो, इससे हमारे बहुत सारे फायदे होंगे। उनमें से अगर 100 बच्चे को आप तैयार करते हो तो 100 बच्चे में से 50 बच्चे आपके विचारधारा का समर्थन करेंगे, और जो 50 बच्चे हैं अगर आपके विचारधारा का उन्होंने प्रचार और प्रसार नहीं भी किया तो भी वादे के साथ में मैं कहता हूं, दावे के साथ में मैं कहता हूं कि वो फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा का विरोध भी नहीं करेंगे। और जो प्रशासन में जाने वाले हमारे लोग हैं, हमारे स्टडी सेंटर से प्रशासन में जाने वाले जो बच्चे हैं, वो बच्चे कम से कम मानवीय मूल्यों का जतन करने का काम करेंगे, संवैधानिक मूल्यों का जतन करने का काम करेंगे। वरना आज क्या हो रहा है, जो भी सर्विस में जाने वाले नई पीढ़ी है वो सर्विस में जाने वाली नई पीढ़ी केवल ब्राह्मणी व्यवस्था के हाथ मजबूत करने का काम करते हैं, उन्हीं के व्यवस्था को मानते हैं। अगर आप ऐसी बातों को रोकना चाहते हो तो दिल पर हाथ रखकर ये काम करो। उसके लिए थोड़ा बहुत आपको कीमत चुकाना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ विचारधारा भी उनके अंदर डालने का प्रयास करो। तो आने वाले दिनों में ये जो नई शिक्षा नीति है, इस नई शिक्षा नीति के विरोध के लिए हम ऐसे सैकड़ों बच्चों को तैयार करने का काम करेंगे। साथियों, अंतिम में एक बात मैं कहना चाहता हूं, 92 में मनमोहन सिंह ने एक नई पॉलिसी बनाया था, नया आर्थिक धोरण, जिसको हमारे जेमिनी कडू सर खाऊजा धोरण कहते थे। खाऊजा, खाजगीकरण, उदारीकरण और जागतिकीकरण। उस समय भी भामसेप ने हर शहर में, हर राज्य में, हर जिले में कार्यक्रम बनाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया था कि ये जो नीति है, ये नीति आपको गुलाम बनाने वाली नीति है, आपके सर्विस को खाने वाली नीति है। उस समय भी हमारे लोगों ने नहीं सुना था। भामसेप अपनी तरफ से निरंतर प्रयास करती है, आप लोगों को सतर्क करने का काम करती है। उस समय भी हमारे लोगों ने नहीं सुना। उसके परिणाम क्या हुए, वो नई एजुकेशन, नई जो इकोनॉमिकल पॉलिसी है उसके क्या परिणाम हुए, वर्तमान में आप देख रहे हो। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, देश में कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, देश में कुछ विशिष्ट लोगों के हाथ में सारी अर्थव्यवस्था चली गई है, अर्थव्यवस्था को पैरालिसिस हो गया है। वही नई आर्थिक धोरण के ये परिणाम हुए। साथियों, आज अगर भामसेप आप लोगों को सतर्क कर रहा है, बता रहा है कि ये जो नए शिक्षा धोरण है, यहाँ नई शिक्षा नीति आप लोगों को गुलाम बनाने का काम करेंगी, आप लोगों को बर्बाद करने का काम करेंगी, आज तो भी आप सतर्क हो जा। साथियों, पुष्यमित्र शुंग के समय में उन्होंने तो शिक्षा के अधिकार से पूरा वंचित किया था। ये लोग हमको शिक्षा के अधिकार से पूरी तरह वंचित नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को लंगड़ा करेंगे, लूला करेंगे। एक मनुष्य के अगर दोनों पांव काट दिया जाए और उसको कहा जाए कि दौड़ो, वो नहीं दौड़ सकता। वर्तमान की जो नई शिक्षा नीति है वो यही काम करेगी। आपके सामने चने रखेंगे वो लोग और आपके दांत ही निकाल देंगे। दांत निकालने की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी है नई शिक्षा नीति। इसलिए सतर्क हो जाओ और घर के बाहर निकलो, लोगों को जागृत करने के लिए निकलो। बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं, जागृति का दिया निरंतर जलाए रखो। अगर ये बात और ये दिया आप जलाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम शासक जातियों के ऐसे गैर बराबरी की नीतियों को, गुलाम बनाने वाली नीतियों को
विरोध कर पाएंगे। मुझे कुमार सर ने मौका दिया बोलने का, मैं माफ करना कमल कांत जी काले अब वो लिखते हैं, लेकिन हम लोग साथ साथ कभी रहे हैं, इसलिए मैं कुमार सर के ही नाम से उनको जानता हूं। उन्होंने मुझे मौका दिया, आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी।